हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, शुरू करें आज की क्लास बिहार शिक्षक बहाली 2023। और आज हम लेकर के आए हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। यहाँ पर पूरा हम लोग इसको डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे। प्रत्येक सवाल को दोस्तों लगभग 200 से 250 सवाल यहाँ पर आप सभी का रिवीजन किया जाएगा पूरा। और ये टेस्ट नंबर होगा आपका 50 नंबर। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग आज तक पूरा कर लिए हैं। अगर इसके पीछे वाला अगर सारा टेस्ट अगर आप देख लेते हैं तो हमें नहीं लगता कि इससे बाहर आपको एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, डेली जो आपकी क्लास चलती है वो 3 बजे नहीं, आपकी 7 बजे से, क्योंकि ये क्लास पहले 3 बजे चल रही थी। तो 3 बजे वाली क्लास दोस्तों अब डेली शाम में 7 बजे से आपकी होगी, 7 से 8। और इसके अलावा एक क्लास और चल रही है आपकी रात में 9 से 10, है ना। 9 से 10 चल रही है आपकी क्लास, जिसमें क्लास 9-10 के बच्चे की क्लास चल रही है आपकी सामाजिक विज्ञान की। और ये भी आपका पूरा एनसीईआरटी एससीईआरटी सीरीज चल रहा है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज पूरा करवाया जा रहा है आपका, जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है। क्योंकि अब तो कोई 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना है, तो रात में 9 बजे जिनको पढ़ना है वो आ जाइएगा, सामाजिक विज्ञान वाले। और यहाँ पर पूरा तैयारी हो रहा है सामाजिक विज्ञान का। और 7 बजे से जो हो रहा है दोस्तों, ये आपके 1 to 5 के बच्चे के लिए हो रहा है आपका सामान्य अध्ययन आपका। और आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर दोस्तों सामान्य अध्ययन के और सामान्य विज्ञान के और करेंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे, जो आपको बहुत महत्वपूर्ण है। और ये आपका एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ट है। अगर आप हमारे तैयारी में अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं। मात्र 251 में सारे पीडीएफ नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएगा। मात्र 251 रुपया अभी दोस्तों कर दिया गया है, बिल्कुल एकदम छूट कर दिया गया है, 50% छूट कर दिया गया है। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइएगा। ये टेस्ट नंबर आज 50 है, टोटल 50 सवाल रहेंगे और इसी से संबंधित लगभग 200 से 300 सवाल यहाँ पर अभी कंप्लीट करने वाले हैं। तो 7 बजे आपकी डेली क्लास होती है, 7 बजे से बिल्कुल आ जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लेना है, क्योंकि 7 बजे से आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाएगा जी। ठीक है, और ये जितने प्रश्न है दोस्तों आपके एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड है। क्लास जैसे 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। ठीक है, तो ये सारे आपके सवाल यहाँ पर हम यहाँ पर कलेक्ट करके आप सभी के लिए लेकर के आए हैं। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जहाँ आपको जुड़ना होगा, और व्हाट्सएप पे ही दोस्तों आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे। पीछे जितने क्लास हो गए हैं, चाहे वो आपका ये टेस्ट हो, 50वां टेस्ट हो, या फिर इससे पहले जो 9-10 आपका जो हुआ है सामाजिक विज्ञान, जो 6 to 10 तक हम करवाए हैं आपका, है ना। 6 to 10 तक जो आपका करवाया गया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, वो भी आपको दे दिया जाएगा, है ना। अभी 50% ऑफ चल रहा है, तो मात्र 251 में आप हमारे यहाँ पे करके जुड़ सकते हैं, है ना। ऑनलाइन पे करना होगा, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम तो हर एक व्यक्ति चलाते हैं। तो आपका कोई भी नंबर हो, इससे आप पेमेंट करना होगा। लेकिन जो आपका व्हाट्सएप हो तो व्हाट्सएप से हमें स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर हमको भेज दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा व्हाट्सएप है जिस पे आपको व्हाट्सएप पर भेज देना है। मैं आपको वहाँ पर जोड़ दूंगा और आपको सारे मटेरियल पर्सनली आपको दे दिया जाएगा दोस्तों, है ना। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो आप लोग तैयार हैं बिल्कुल, तो शुरू किया जाए सर आज की क्लास। आज की क्लास का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो देखिए इसका जवाब आप लोग दीजिए, है ना। फर्स्ट का आंसर क्या होगा, एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। पहला सवाल है कि निम्न में से कौन सी घटना पहले घटी है। जी हाँ, ये 4 घटनाएं दी गई है और कह रहा है कि सबसे पहले कौन सी घटना घटी है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना, सत्य शोधक समाज की स्थापना, प्रार्थना समाज की स्थापना। इसके लिए आपको ये डेट पता होना चाहिए कि कौन सा जो स्थापना हुआ ये कब हुआ है। ब्रह्म समाज की अगर दोस्तों हम स्थापना की बात करें तो ये हुआ है दोस्तों 1828 ईस्वी में। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अगर हम आर्य समाज की स्थापना की बात करें तो आर्य समाज की स्थापना होता है 1875 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। और आर्य समाज की स्थापना किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। सत्य शोधक समाज की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1867 ईस्वी में। ठीक है, सत्य शोधक समाज की स्थापना 1867 में। और सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था, आत्माराम पांडु रंग ने किया था। और प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, ये आपको बताना है दोस्तों। बताइए, प्रार्थना समाज की स्थापना हुआ था दोस्तों आपका, अच्छा मैंने लिखी लगता है यहाँ पर कुछ गलत कर दिया। हाँ देखिए, सत्य शोधक समाज की स्थापना 1867 नहीं, है ना, 1873 में हुआ था मेरे भाइयों, है ना। 1873 में हुआ था ना सत्य शोधक समाज, है ना, ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा हुआ था आपका। ठीक है, सत्य शोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा। और प्रार्थना समाज हुआ था आपका दोस्तों आत्माराम पांडुरा, क्योंकि प्रार्थना हम लोग आत्मा से करते हैं ना। 1867 में हुआ था आपका, ए है ना, ये कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, तो प्रार्थना समाज हो गया 1867 में आत्माराम पांडु रंग के द्वारा।
अब देखिए इसमें से कौन सी पहले घटना घट रही है, ऑप्शन के अनुसार देख लीजिए 1828 है, तो सबसे पहले कौन सा घटना होगा आपका, ब्रह्म समाज की स्थापना, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये सारे आपको पूछा जाता है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब हुई और इसका स्थापना किसने किया था। ठीक है, एक आत्मीय सभा है, आत्मीय सभा भी आपको पूछा जाता है, ये भी याद रखिएगा, आत्मीय सभा है ना। तो आत्मीय सभा की स्थापना कब होती है, तो 1815 ईस्वी में। ठीक है, 1815 में होती है आत्मीय सभा, और किसने किया था आत्मीय सभा की स्थापना, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है दोस्तों आपका दूसरा नंबर प्रश्न है। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि इनमें से किस मुगल शासक ने सबसे लंबे समय तक भारत पर शासन किया था। तो सबसे लंबे समय तक भारत पर शासन करने वाला मुगल शासक कह रहा है ना। तो मुगल शासक कौन था, वो अकबर था आपका। ठीक है जी, अकबर था आपका सबसे जो लंबे समय तक शासन किया था। देखिए हमारा जो मुगल शासक थे, मुगल शासक की स्थापना होती है बाबर के द्वारा, है ना। बाबर इसका स्थापना करता है दोस्तों, इसके बारे में आप पूरा जान लीजिए डिटेल से, है ना। बाबर इसका स्थापना करता है, कब स्थापना हुआ था, तो 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के द्वारा आपका। ठीक है, बाबर के बाद आता है आपका हुमायूं, है ना। बाबर के बाद कौन राजा बनता है, तो वो था आपका हुमायूं। हुमायूं के बाद कौन बनता है दोस्तों, अकबर, है ना। हुमायूं के बाद आता है अकबर, और अकबर के बाद आता है आपको दोस्तों जहांगीर, है ना। अकबर के बाद आता है जहांगीर, और जहांगीर के बाद कौन आता है, तो शाहजहां आता है ना। जहांगीर के बाद शाहजहां आता है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये बार बार आपको पूछा जाता है। देखिए सबसे ज़्यादा समय अकबर किया था। अकबर का जो शासन काल था वो था आपका 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक था, है ना। याद रखिएगा 1605 ईस्वी तक लगभग दोस्तों इन्होंने 49 साल शासन किया था, नहीं पूरी जिंदगी, है ना। 13 वर्ष की उम्र में ही दोस्तों ये राजा बना था आपका। और जब ये राजा बना था तो इसके संरक्षक के रूप में कौन था, तो बैरम खां था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको अकबर के बारे में अगर ज़्यादा जानना है तो आप अकबरनामा पढ़ सकते हैं। ठीक है, अकबरनामा। और अकबरनामा को किसने लिखा था, तो अकबरनामा को लिखा था दोस्तों आपको अबुल फजल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, है ना। अकबर के बारे में जानने के लिए आपको अकबरनामा पढ़ना पड़ेगा, इसके पूरा जीवनी से संबंधित है आपको अकबरनामा में, है ना। और अबुल फजल इसको लिखा था। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर आपका 3 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न ऐतिहासिक घटनाओं में से कौन सी घटना पहले घटी है, बताइए, है ना। और इसी प्रकार के सवाल आपको एग्जाम में भी देगा, है ना। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला देगा भैया, है ना। ऊपर नहीं देगा कि क्रिप्स मिशन की स्थापना कब हुई थी, है ना, ऐसे नहीं देगा, है ना। थोड़ा सा डीपली देगा आपको। अब देखिए यहाँ से सवाल में आपको 4 सवाल इसमें दिया गया है, यानी क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था आपको बताना है। ठीक है, और कह रहा है कि कौन सी घटना पहले घटी थी। अगर हम बात करें क्रिप्स मिशन की तो ये आया था आपका 1942 में। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना होती है आपका 1916 में ठोको दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखिएगा। आपका यहाँ प्रश्न इसका आंसर क्या होगा, जो बताइए हमको कि इसका आंसर क्या होने वाला है। गांधी इरविन समझौता होता है आपका 1931 ईस्वी में, है ना। तो सबसे पहले होता है दोस्तों आपका होम रूल लीग, यानी कि 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना होता है। किसके द्वारा, तो होम रूल लीग की स्थापना होता है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा आपका। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 3 नंबर की कौन सा सुमेलित सही सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। सूफीवाद दिव्य प्रेम की केंद्रीयता, सिख संपद ईश्वर की अद्वैतवाद और मानव समानता, शतपंथ सामाजिक भेदभाव रहित भक्ति संप्रदाय, या सगुन है किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा की अस्वीकृति। क्या होगा यहाँ पर आंसर, देखिए यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं पूछ रहा था ना, तो डी नंबर दोस्तों ये आपका सही सुमेलित नहीं है। बाकी आपका ए और बी और सी आपका बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला सवाल चलते हैं। आपका सवाल नंबर है 5 नंबर है कि भारतीय इतिहास की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं की गतिविधियों को इंगित करती है। देखिए नगर पालिका की अगर हम बात करें दोस्तों, तो नगर पालिका जो है आपका 12वीं अनुसूची में, है ना। कितने अनुसूची में है नगर पालिका, 12वीं अनुसूची में है। और इसको कब जोड़ा गया था, तो 74वें संविधान संशोधन होता है आपका 1992 में, है ना। 1992 में होता है 74वां संविधान संशोधन, और आपका 1993 में इसको जोड़ा गया था आपका। ठीक है, ये आपका नगर पालिका का, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि नगर पालिका में टोटल कितने विषय हैं, तो इसमें टोटल 18 विषय है ना। टोटल कितने विषय है, 18 विषय है, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि 11वीं अनुसूची में क्या है, तो 11वीं अनुसूची में दोस्तों आपका पंचायती राज है ना। क्या है, पंचायती राज है। और पंचायती राज में दोस्तों कितने टोटल विषय इसमें जोड़े गए हैं, तो टोटल इसमें 29 विषय जोड़े गए हैं ना पंचायती राज में।
नगर पालिका में 18 विषय है, पंचायती राज में टोटल 29 विषय हैं आपके, याद रखिएगा। और 11वीं अनुसूची में आपका पंचायती राज है, और इसको जोड़ा गया था आपका 73वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, तो इतने सारे चीज़ आपको याद रखना है। और ये जो हुआ था दोस्तों, ये किस उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो 1992-93 में आपके PV नरसिम्हा राव थे आपका, है ना, उसी के समय आपका ये हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 6 है कि इनमें से किसने पूरा योजना का सुझाव दिया था। अब देखिए पूरा क्या होता है, देखिए पूरा का अगर फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए, फुल फॉर्म भी आप इससे पूछ सकता है, तो पूरा का फुल फॉर्म होता है दोस्तों प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज होता है। ठीक है, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज होता है आपका पूरा का फुल फॉर्म। कह रहा है कि इनमें से किसने पूरा योजना का सुझाव दिया था। देखिए पूरा योजना का सुझाव देने वाले हमारे जो भूतपूर्व आपके राष्ट्रपति थे आपके APJ अब्दुल कलाम, है ना, APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा ये दिया गया था, है ना। और ये 2003 में दोस्तों ये आपका दिया गया था। आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर नंबर B हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 7 नंबर। कह रहा है कि इनमें से किस राष्ट्रपति ने 2 कालावधि तक भारत की सेवा की थी। देखिए दो कालावधि मतलब कि लगातार 2 कार्यकाल तक वो राष्ट्रपति रहे थे, तो वो कौन थे आपको पता होगा। बिल्कुल सही जवाब होगा आप सभी का राजेंद्र प्रसाद जी, है ना। राजेंद्र प्रसाद जो थे आपके दोस्तों 2 कार्यकाल तक आपको पूरा रहे थे, और ये रहे थे आपका 1952 से लेकर के 1962 तक आपका रहे थे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, 1952 से 62 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे, प्रथम राष्ट्रपति थे आपके। और ये आपके कहाँ के थे दोस्तों, तो ये बिहार के थे आपका। ठीक है, अगर पूछा जाए कि दूसरे राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, तो वो आ जाएंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना। दूसरे जो राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये दूसरे राष्ट्रपति थे। ये थे आपके 1962 से लेकर के 1967 ईस्वी तक ये दूसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल किए थे। अगर पूछा जाए दोस्तों BV गिरी, है ना, BV गिरी की अगर बात करें तो ये जो राष्ट्रपति रहे थे आपके 1969 से, है ना, 1969 से लेकर के दोस्तों ये 74 तक आपके राष्ट्रपति रहे थे आपका। ठीक है, और शंकर दयाल शर्मा की अगर हम बात करें तो शंकर दयाल शर्मा 1992 से 97 तक रहे थे आपके राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये आप राष्ट्रपति का कार्यकाल भी पूछ दिया जाता है आपको सजाने के लिए, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा इसमें राजेंद्र प्रसाद के बारे में पूछा जाएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में आपको पूछा जाएगा, क्योंकि ये दूसरे राष्ट्रपति थे आपके और प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर सवाल कर रहा है दोस्तों, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक तो कर दीजिए, है ना। ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि मैं लाइव आऊँ और देखता हूँ तो थोड़ा सा एक वीडियो को लाइक कर दूँ। ठीक है, चलिए निम्न में से किस क्षेत्रीय संगठन का मुख्यालय उस क्षेत्र के बाहर अवस्थित है। वो कौन सा क्षेत्रीय संगठन है दोस्तों जिसका मुख्यालय कह रहा है कि उसके क्षेत्र से बाहर है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर A हो जाएगा, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि OPEC, है ना। ओपेक का नाम सुने होंगे। तो ओपेक का जो मुख्यालय है ना, ओपेक का मुख्यालय है दोस्तों वियना में, है ना। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा ओपेक का जो मुख्यालय है ये वियना में है। ठीक है ना, कहाँ है, वियना में है। ओपेक से बहुत सारे सवाल पूछा जाता है। ओपेक क्या है दोस्तों, तो ओपेक क्या है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, है ना। पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट यहाँ से किया जाता है आपका, और इसी के अंतर्गत सारे देश आते हैं। ओपेक में अगर हम बात करें कितने देश हैं, तो ओपेक में टोटल अभी 13 देश है ना। इसमें इस संगठन में कितने देश है, 13 देश है। ओपेक की अगर हम स्थापना की बात करें दोस्तों, तो 1960 में इसकी स्थापना होती है, और इसकी स्थापना होती है बगदाद में। कहाँ होती है, बगदाद में इसकी स्थापना होती है आपका 1960 ईस्वी में। अभी वर्तमान में इसमें 13 देश हैं, याद रखिएगा। और ओपेक का सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है वो मुख्यालय पूछा जाता है, वियना है आपका ओपेक का मुख्यालय। ठीक है, और वियना दोस्तों किसकी राजधानी है, तो वियना दोस्तों ऑस्ट्रिया की राजधानी है ना। वियना किसकी राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9 नंबर। कह रहा है कि निम्न में से किस देश के संविधान ने समवर्ती सूची का विचार भारतीय संविधान के लिए अपनाया गया। अब देखिए समवर्ती सूची दोस्तों कहाँ से लिया गया है, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। तो समवर्ती सूची भारतीय संविधान में लिया गया है दोस्तों आपको ऑस्ट्रेलिया से, है ना। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ आ छूट गया है ऑस्ट्रेलिया, है ना। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, आपका आंसर हो जाएगा आपका C नंबर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया आपको समवर्ती सूची। देखिए भारत में 3 प्रकार की सूची है, आपको पता होगा, है ना। एक तो आपका संघ सूची है,
है ना, एक आपका राज्य सूची है दोस्तों और एक आपका है समवर्ती सूची। तो ये सूचियों का वर्णन कितनी अनुसूची में है, तो सूचियों का वर्णन जो है दोस्तों 7वीं अनुसूची में है ना, 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। तो जो समवर्ती सूची है ये लिया गया है आपको ऑस्ट्रेलिया से, याद रखिएगा। और समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं ये आपसे पूछा जाता है। तो वर्तमान में इसमें 52 विषय है ना, वर्तमान में कितने विषय हैं, 52 विषय है। और पहले कितना था जब ये बना था, तो इसमें 47 विषय था, ठीक है। अभी वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं, ये आपको याद रखिएगा। अब समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाएगा, तो समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इस पर कानून बना सकता है आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 10 नंबर। 10 नंबर है कि निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन भू स्तर यानी कि पंचायत स्तर पर लोकतंत्र प्रदान करता है। देखिए पंचायत स्तर पर जो लोकतंत्र प्रदान करता है दोस्तों, ये कौन सा संविधान संशोधन था, तो वो था 73वां संविधान संशोधन। आपको कई बार बताए हैं कि 73वां जो संविधान संशोधन है ये पंचायती राज से संबंधित है। और ये कब होता है, तो 1992 में हुआ था दोस्तों 73वां संविधान संशोधन। और इसी के अंतर्गत दोस्तों आपको 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था आपका, ठीक है। 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। पंचायती राज में टोटल अगर कितने विषय की अगर बात करें, तो टोटल इसमें 29 विषय है ना। कितने विषय हैं इसमें, तो टोटल 29 विषय है। भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है दोस्तों वो कितने स्तरीय है, तो त्रिस्तरीय आपको पंचायती राज व्यवस्था है, ये भी आपको याद रखिएगा, ठीक है। और बलवंत राय मेहता ने ही दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था, ठीक है। सबसे अगर पहले हम बात करें कि पंचायती राज कहां पर लागू हुआ था, तो ये सबसे पहले लागू होता है आपका 2 अक्टूबर है ना 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला से ये शुरुआत आपका होता है, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पंचायती राज का गठन अनुच्छेद कितने में होता है ना, तो पंचायती राज का गठन जो होता है दोस्तों ये अनुच्छेद कितने में है, तो ये अनुच्छेद 40 में वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए बहुत सारा सवाल मैं आपको क्लियर करते चलता हूँ, रिवीजन आपका यहाँ पर पूरा होते चला जाएगा और सब चीज़ आपको धीरे धीरे दिमाग में आपका सेट हो जाएगा, माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए जी अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विचार अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विचार अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। उच्च न्यायालय के, है ना, उच्च नहीं दोस्तों, यहाँ पर उच्चतम होना चाहिए, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, उच्चतम यहाँ पर कर लीजिएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनर्विचार अधिकार के संबंध में, हाँ, जो डी नंबर ऑप्शन है दोस्तों ये आपका गलत है। कह रहा है कि अपने ही फैसले पर पुनर्विचार और सुधार का अधिकार नहीं है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही गलत है। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से आंसर नंबर डी हो जाएगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। देखिए कुछ जो अनुच्छेद है आपको बार बार पूछा जाता है, जैसे कि अनुच्छेद नंबर 123, तो अनुच्छेद 123 में किसका वर्णन है, राष्ट्रपति का अध्यादेश, याद रखिएगा, है ना, राष्ट्रपति का अध्यादेश। अगर आपसे पूछे कि अनुच्छेद 137 में किसका वर्णन है, तो 137 में है दोस्तों कि जैसे न्यायपालिका अपने द्वारा दिए गए पूर्व फैसले को क्या कर सकती है, बदल सकती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ना, कि जो न्यायपालिका है हमारा है, ये अगर कोई फैसला दी है तो इस पे फैसला को बदल भी सकती है ना, फैसला को बदल भी सकती है आपको अनुच्छेद 137 के तहत। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 12 नंबर। प्रश्न है कि निम्न में से कौन अंतरराज्य समिति के अध्यक्ष होते हैं। देखिए अंतरराज्यीय समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं दोस्तों आपके प्रधानमंत्री जी। कौन होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री होते हैं अंतरराज्यीय समिति के अध्यक्ष होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए और देखिए अंतर्राज्यीय अगर परिषद का सचिवालय पूछा जाता है कि इसका सचिवालय कहाँ है ना, अंतर्राज्यीय परिषद का सचिवालय, तो इसका सचिवालय की अगर बात करें तो इसका सचिवालय है दोस्तों आपका नई दिल्ली में, है ना। कहाँ है, इसका सचिवालय है आपका नई दिल्ली में, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, पूछा जाता है। और कहा जाए कि अगर एक वर्ष में अंतर्राज्यीय परिषद की कितनी बैठक होगी, तो एक साल में दोस्तों 3 बैठक इसकी हो सकती है आपकी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13 नंबर। प्रश्न है कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है। देखिए प्राथमिक क्षेत्र कृषि हो गया, द्वितीय क्षेत्र आपका दोस्तों होता है निर्माण उद्योग होता है, और तृतीय क्षेत्र में आता है आपका सेवा क्षेत्र, है ना। तृतीयक में क्या हो जाएगा, सेवा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा बिल्कुल सही, है ना। तृतीय क्षेत्र में आपका सेवाएं हो जाएगी, याद रखिएगा, ये बार बार आपको पूछा जाता है।
ठीक है। और प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों, जैसे कृषि है, मत्स्य है, खनन है, ये आपके प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, है ना। और द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है, विनिर्माण उद्योग, है ना। विनिर्माण उद्योग जो है आपका, ये हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र में। अगर पूछा जाए कि जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका है, तो भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान आपका है तृतीयक क्षेत्र से ही, यानी कि सेवा क्षेत्र से ही है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर है आपका 14 नंबर। कह रहा है कि इनमें से किसने दूरगामी आर्थिक सुधारों को शुरू किया, बताइए। दूरगामी आर्थिक सुधार को किसने शुरू किया है, ये आपसे सवाल कर रहा है। दूरगामी आर्थिक सुधार को देखिए, ये जो शुरू किया गया था दोस्तों, ये नरसिम्हा राव के द्वारा किया गया था ना। नरसिम्हा राव ने दूरगामी आर्थिक सुधार को शुरू किया था। और नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री थे आपके 1991 में ये आपका हुआ था। और उस समय जो आपके वित्त मंत्री थे वो आपके मनमोहन सिंह थे, है ना। और इन्होंने ही दोस्तों उदारीकरण आपको शुरू किया था आपका दोस्तों। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका प्रश्न नंबर है 15 नंबर कि फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा कौन था। देखिए, फ्रांस की क्रांति होती है आपको 1789 में, आपको पता होगा, है ना। 1789 में आपको फ्रांस की क्रांति होती है। और उस समय वहाँ का राजा जो था वो बुर्बो राजवंश का लुई 16वां था आपका, है ना। वो ये कौन सा राजवंश से था, तो बुर्बो राजवंश से था, याद रखिएगा। और ये पूरा डेट भी ये पूरा डेट पूछा जाता है 14 जुलाई, है ना। 14 जुलाई 1789 की वो घटना है, आपको याद होना चाहिए, है ना। बास्तिल का किला आपको पता होगा, है ना। बास्तिल का किला तोड़ने से आपका ये युद्ध जो आपका शुरू हुआ था, फ्रांस की क्रांति आपका बास्तिल का किला तोड़ने से। एक सवाल पूछा जाता है कि फ्रांस दोस्तों अपना राष्ट्रीय दिवस कब मनाता है, तो 14 जुलाई को, है ना। फ्रांस अपना राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई को ही मनाता है। देखिए, फ्रांस की क्रांति में ही दोस्तों एक नारा दिया गया था, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा। कई बार पूछा जाता है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दी गई थी, तो राजक्रांति में, तो वो थी आपकी फ्रांस की राजक्रांति, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में कार्यान्वित विशेष आर्थिक क्षेत्र है। आप देखिए, कार्यान्वित विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि इकोनॉमिक जोन, है ना। तो सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमिक जोन है दोस्तों भारत में, अर्थ किस राज्य में सबसे अधिक, निम्नलिखित में से कह रहा है, तो निम्नलिखित में से हो जाएगा आपका तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक संख्या में कार्यान्वित विशेष आर्थिक क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका, ऑप्शन के अनुसार आपका, ठीक है। चलिए तमिलनाडु के बाद नंबर आता है आपका तेलंगाना है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और महाराष्ट्र में आपका, ये सारे हैं आपका। लगभग 60%, है ना, लगभग 64% जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वो 5 राज्यों में ही है आपका। और तमिलनाडु है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में आपका, ठीक है। चलिए मैं चलता हूँ, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा 3 पड़ोसी देशों से मिलती है दोस्तों। वो कौन सा राज्य है जिसके 3 पड़ोसी देशों से सीमा मिलती है। उत्तराखंड है, मिजोरम है, पश्चिम बंगाल है और असम है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जिसकी 3 पड़ोसी देशों से सीमाएं मिलती है। अब देखिए आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, है ना। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल किससे किससे सीमा बनाता है ना। पश्चिम बंगाल किस किस से सीमा बनाता है। अगर आप भारत का मानचित्र अगर थोड़ा सा अब ड्रॉ करते हैं ना, भारत का मानचित्र अगर थोड़ा सा छोटा सा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, छोटा सा मैं ड्रॉ करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए छोटा सा भारत का मानचित्र बन गया, ठीक है। अगर भारत के मानचित्र जो ये बना है दोस्तों, तो इसमें पश्चिम बंगाल कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल आपको यहाँ दिखेगा, बांग्लादेश से सबसे पहले सीमा बनाता है यहाँ पे, है ना। आपका थोड़ा सा ऊपर जाइएगा तो यहाँ पर नेपाल से सीमा बनाता है। नेपाल से सीमा बनाने के बाद ये वाला जो है ये आपका भूटान से सीमा बनाता है। यानी कि बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, ये 3 देश से सीमा बनाता है आपका कौन, तो पश्चिम बंगाल। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से, याद रखिएगा। अपने मैप में आप देखिएगा, आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, है ना। देखिए पश्चिम बंगाल के अलावे भी आपका एक राज्य है जो आपको 3 देश से सीमा बनाती है। वो कौन सी देश है दोस्तों, सॉरी वो कौन सी राज्य है, तो वो है सिक्किम, है ना। वो राज्य है आपका सिक्किम, और जो सिक्किम आपका ऑप्शन में नहीं था, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला सवाल है दोस्तों 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्रमुख बंदरगाह दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। देखिए दीनदयाल बंदरगाह के नाम से कौन सा बंदरगाह जाना जाता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका कांडला बंदरगाह, है ना। कांडला बंदरगाह जो है इसी का नाम बदल करके कर दिया गया है दीनदयाल बंदरगाह के नाम पर, ठीक है। चलिए तो कांडला बंदरगाह ये कहाँ है दोस्तों, तो ये मिलेगा आपको गुजरात में, है ना। ये मिलेगा आपको गुजरात में। और ये कैसा बंदरगाह है, तो ये एक दोस्तों प्राकृतिक और ज्वारीय बंदरगाह है ना। ये कैसा बंदरगाह है, तो ये प्राकृतिक है और कैसा है, तो ज्वारीय है। कई बार पूछा गया है, ये ज्वारीय बंदरगाह है।
याद रखिएगा, है ना। प्राकृतिक और ज्वारीय बंदरगाह है कांडला बंदरगाह, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ से दोस्तों कांडला बंदरगाह से मुक्त व्यापार होता है ना। कांडला बंदरगाह से कैसा व्यापार होता है, तो मुक्त व्यापार होता है, ये भी आपको याद रखना है। इसे रासायनिक बंदरगाह भी कहते हैं, है ना, इसे रासायनिक बंदरगाह भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, एन्नौर बंदरगाह, नहावा सेवा बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह, है ना। देखिए एन्नौर बंदरगाह और तूतीकोरिन बंदरगाह, है ना, एन्नौर और तूतीकोरिन, ठीक है, ये दोनों बंदरगाह कहाँ है, एन्नौर और तूतीकोरिन। तो एन्नौर अन्नौर नहीं, एन्नौर कर दीजिएगा, ये है आपका तमिलनाडु राज्य में, ठीक है। और नहावा सोवा कहाँ है दोस्तों, तो नहावा सोवा बंदरगाह जो महाराष्ट्र में है, और ये कृत्रिम बंदरगाह है जिसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है आपका, ठीक है। अगला सवाल चलते हैं आपका सवाल नंबर 19 नंबर। अगर पूछे कि टोटल कितने बंदरगाह हैं, तो टोटल वर्तमान में 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 से ज़्यादा छोटे छोटे बंदरगाह हैं, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा आपका 19 नंबर, कह रहा है 2001 की जनगणना के अनुसार अधिकतम निम्न में से कौन सी जनसंख्या अभिलक्षण बेमेल है। अच्छा, एक नहीं, यहाँ पर 11 होगा, एक से कोई मतलब नहीं, एक वाला आपको नहीं पूछेगा, है ना, 11 वाला कर लीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा जनसंख्या अभिलक्षण जो है वो बेमेल है ना, कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। तो देखिए अधिकतम आबादी घनत्व कह रहा है पश्चिम बंगाल, ये बिल्कुल गलत है। तो आपको पता होगा कि अधिकतम आबादी घनत्व जो है वो आपका बिहार का है ना, किसका है, तो अपना बिहार का है। और बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है आपको पता होगा, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है दोस्तों बिहार वाला, ठीक है, सबसे ज़्यादा आपका बिहार में है ना। 2001 के अनुसार पश्चिम बंगाल था आपका, ठीक है, 2001 के अनुसार पश्चिम बंगाल था, है ना, और 2011 के अनुसार आपका बिहार आगे निकल गया था, 1106 व्यक्ति, ठीक है। तो ये दोस्तों आप यहाँ से याद रखिएगा। चलिए, और सबसे कम घनत्व अगर कहे दोस्तों, तो सबसे कम घनत्व कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, है ना, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है अरुणाचल प्रदेश का, और सबसे ज़्यादा अपना बिहार का है आपका। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है, तो केरल में है, 1084 है। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर। 20 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा संरक्षित जैव मंडल छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अब देखिए कौन सा संरक्षित जैव मंडल जो है वो कहाँ है, छत्तीसगढ़ राज्य में है, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में है दोस्तों। अचनकमार, है ना, अचनकमार इसको कहते हैं, है ना, अचनकमार, अचानक मार या अचनकमार इसको कहा जाता है। तो ये जो आपका जो जैव मंडल है ये कहाँ है दोस्तों, ये है आपका छत्तीसगढ़ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया अचनकमार, ये है दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ राज्य में है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ और थोड़ा बहुत इसका अंश मध्य प्रदेश में भी चला जाता है ना। अगर पूछा जाए कि पचमढ़ी, है ना, तो पंचमढ़ी दोस्तों कहाँ है ना, पंचमढ़ी कहाँ है दोस्तों, तो पंचमढ़ी जो आपका ये जैव मंडल जो है, जय पंचमढ़ी संरक्षित जैव मंडल जो है वो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में, है ना, ये एमपी के होशंगाबाद जिला में है, याद रखिएगा। अगर पूछे कि अगस्त मलाई कहाँ है, तो अगस्त मलाई हो जाएगा आपका केरल और तमिलनाडु में, है ना, अगस्त मलाई कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका केरल प्लस तमिलनाडु में आपका, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर पूछे दोस्तों सिमलीपाल, तो सिमलीपाल हो जाएगा आपका उड़ीसा में, है ना, सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में है, ठीक है। अगर पूछे कि भारत का प्रथम संरक्षित जैव मंडल कौन था, तो प्रथम अगर पूछे तो वो हो जाएगा नीलगिरी, है ना, प्रथम था नीलगिरी, और उसकी स्थापना होती है 1986 में, ठीक है, प्रथम वाला को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर। 21 नंबर सवाल है कि वर्साई की संधि ने किस महादेव का मानचित्र बदल दिया, है ना, महाद्वीप दोस्तों, महाद्वीप तो नहीं, किस महाद्वीप का मानचित्र बदल दिया, है ना। देखिए वर्साई की संधि की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वर्साई की संधि होता है आपका 1919 ईस्वी में, है ना, 28 जून 1919 को होता है आपका वर्साई की संधि, है ना। वर्साई की संधि होता है प्रथम विश्व युद्ध के बाद, और वर्साई की संधि के तहत ही आपका जो जर्मनी है ना, जर्मनी पर दोस्तों बहुत ज़्यादा मतलब कर्ज लाद दिया जाता है, बेचारा कर्ज से डूब जाता है जर्मनी, और इसी के बाद दोस्तों वो बदला लेने के लिए दूसरा विश्व युद्ध समझिए, तो यहीं से शुरुआत हो गया था दूसरे विश्व युद्ध का, मतलब कि, है ना, एक होता है रोपनी ना, वो रोपनी हो गया था यहीं से आपका, वर्साई की संधि से ही आपका, ठीक है। तो जर्मनी को इसमें बहुत ज़्यादा क्षति उठाना पड़ा था, और द्वितीय विश्व युद्ध एक महत्वपूर्ण कारण जो था वो वर्साई की संधि ही था। तो आंसर हो जाएगा आपका यूरोप का यहाँ पर मानचित्र यहाँ पर बदल गया था, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 22 नंबर। 22 नंबर है कि लंबाई की दृष्टि से निम्न में से कौन सी नदी सबसे लंबी है। अब लंबाई की दृष्टि से बताना है निम्न में से, है ना, तो निम्न में से सबसे लंबी नदी जो है दोस्तों कृष्णा है, नर्मदा है, गोदावरी है, कावेरी है। देखिए
सबसे लंबी नदी अगर हम निम्न में से करें तो वो हो जाएगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी ये देखिए है आपका दोस्तों गोदावरी, ये कहाँ से निकलती है गोदावरी नदी? तो महाराष्ट्र के नासिक जिला के त्रियंबक गांव से निकलती है आपका, ठीक है, और ये जाकर के गिर जाती है आपको बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी की अगर हम लंबाई की बात करें तो गोदावरी की जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है दोस्तों। कितना लंबाई है? 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की। उसके बाद अगर हम बात करें कृष्णा नदी की, कृष्णा नदी भी दोस्तों महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र के बलेश्वर से निकलती है, और कृष्णा की जो लंबाई है इसकी लंबाई है आपको 1400 किलोमीटर, ठीक है। ये 1465 था, ये 1400 किलोमीटर यानी कि 65 किलोमीटर कम है, ठीक है। ये था कृष्णा की, कृष्णा निकलती है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। उसके बाद अगर हम बात करें नर्मदा की, ठीक है, तो नर्मदा दोस्तों ये नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है आपको नर्मदा नदी, है ना, और ये अमरकंटक यहाँ नर्मदा, और ये नर्मदा नदी से बहते हुए कहाँ जाकर गिर जाती है? तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है आपको नर्मदा नदी। उसके बाद है आपका कावेरी नदी, तो कावेरी नदी की लंबाई है आपको 801 किलोमीटर, है ना, और ये हो जाएगा आपका दक्षिण भारत में। कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है आपका, ठीक है। तो ये सारे आपको यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया गया। हम चलते हैं आगे। आपका अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23 नंबर, कह रहा है कि लीडर समाचार पत्र प्रारंभ करने वाले व्यक्ति कौन थे? देखिए लीडर जो समाचार पत्र चलाया गया था वो चलाया गया था किसके द्वारा? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका, और क्या कह रहा है, हाँ ठीक है, लीडर था दोस्तों आपको मदन मोहन मालवीय, बिल्कुल सही है, बी नंबर हो जाएगा आपका, है ना। लीडर जो चलाया था दोस्तों ये मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा आपको चलाया गया था, ऑप्शन हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, बी नंबर, ठीक है। लीडर मदन मोहन मालवीय। अगर कहे कि सर्च लाइट, है ना, एक आपका था सर्च लाइट, ठीक है, सर्च लाइट जो प्रारंभ किया गया था ये समाचार पत्र, ये सचिदानंद सिन्हा के द्वारा, है ना। सर्च लाइट जो थे वो सचिदानंद सिन्हा थे, सर्च लाइट आपका याद रखिएगा। और न्यू इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, एनी बेसेंट ने आपका समाचार पत्र निकाली थी, न्यू इंडिया और कॉमनवेल, ठीक है, एनी बेसेंट का था आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमनवेल और न्यू इंडिया, एनी बेसेंट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 24 नंबर, कि शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? देखिए शिवाजी के अगर हम गुरु की बात करें तो इनके गुरु कौन थे, है ना, इनके गुरु कौन थे, जल्दी जल्दी बताइए। तो शिवाजी के गुरु का नाम था आपका रामदास। कौन था? रामदास इनके गुरु का नाम था दोस्तों। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि शिवाजी पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा था, है ना, तो सर्वाधिक प्रभाव इन पर जो पड़ा था, और इनकी माता जी का प्रभाव सबसे ज़्यादा था इन पर। इनके माता का नाम था जीजाबाई, है ना, इनके माता का क्या नाम था शिवाजी के? तो जीजाबाई इनके माता का नाम था, याद रखिएगा। शिवाजी के पूछा जाता है दोस्तों राजनैतिक गुरु, है ना, तो इसके राजनैतिक गुरु कौन थे शिवाजी के? तो वो थे दोस्तों आपको दादाजी कोंडदेव, है ना, दादाजी कोंडदेव जो थे ये इनके राजनैतिक गुरु थे, है ना। और शिवाजी के समकालीन संत कौन था? तो वो तुकाराम था आपका, है ना, समकालीन संत कौन था? तुकाराम। और इसके गुरु थे आपके शिवाजी के गुरु रामदास, है ना। राजनैतिक गुरु दोस्तों कोंडदेव थे आपका, है ना, और गुरु सिर्फ पूछे तो रामदास हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका प्रश्न है आपका 25 नंबर। 25 है कि बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बिहार में अगर होम रूल आंदोलन के संस्थापक की बात करें दोस्तों तो मजहरूल हक है आपके। कौन है? मजहरूल हक है। और देखिए अगर आप 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं या 9-10 सामाजिक विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं। मात्र 251 में आपको पूरी तैयारी चल रही है ना। पूरा यहाँ पर नोट्स PDF आपको मिल जाएगा, है ना। और ये जो नंबर आपको दिया गया है नीचे, आपको इसी नंबर पे सारे मटेरियल प्रोवाइड कराए जाएंगे, है ना। पर्सनली आपको सारा मिल जाएगा आपका, है ना। अभी ऑफर है 251 मात्र 50%, तो कुछ दिन का ऑफर है, आप लोग ले लीजिए, है ना। फिर आपका ये चार्ज बढ़ जाएगा, 499 हो जाएगा। प्रश्न है कि बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? वो थे आपके मजहरूल हक, ठीक है, मजहरूल हक थे दोस्तों। होम रूल प्रारंभ कब हुआ था? तो होम रूल प्रारंभ हुआ था आपका 1916 ईस्वी में, है ना। 1916 में आपका होम रूल प्रारंभ होता है ना। और इसकी स्थापना किए थे आपको कौन? तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना कौन किए थे बताइए जल्दी से। मैं थोड़ा देर पहले भी आप लोग को इसके बारे में समझाया था आपका, है ना। चलिए जी अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, ये बिहार की बात था। बिहार के अधिकांश क्षेत्र आच्छादित हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बिहार का, क्योंकि बिहार से आपको बहुत प्रश्न पूछा जाएगा। तो बिहार के सर्वाधिक जो आच्छादित अधिकांश जो क्षेत्र आच्छादित है वो किससे है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों कछारी मिट्टी से, है ना। कछारी मिट्टी से दोस्तों आपका बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है आच्छादित है। कछारी मिट्टी को ही आप कह सकते हैं आपका
जलोढ़ मिट्टी है ना, इसी को जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें घबराइएगा नहीं। और भारत का जो मुख्य मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी ही है ना, इसी को जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, याद रखिएगा आपका। ठीक है, अगर हम बात करें गुजरात और महाराष्ट्र की, तो गुजरात और महाराष्ट्र में जो सबसे ज़्यादा मिट्टी है वो है रेगुर मिट्टी है ना। गुजरात और महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी है वो रेगुर मिट्टी है, यानी काली मिट्टी। रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग को पता नहीं होगा, इसी को काली मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी में कपास की खेती होती है, आपको पता है। काली मिट्टी में दोस्तों जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। ठीक है, और बिहार में सबसे अधिक मिट्टी जो है वो 90% क्षेत्र पर दोस्तों जलोढ़ मृदा आपका, इसी को कछारी मिट्टी भी कहा जाता है, जो पाया जाता है ना। तो बिहार में 90% क्षेत्र पर क्या मिलेगा आपको, कछारी मिट्टी ही मिलेगा, यानी कि जलोढ़ मिट्टी मिलेगा। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर। प्रश्न है कि भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है। देखिए, जूट उत्पादन में अगर हम बात करें तो बिहार दूसरे नंबर पर आता है ना। जूट उत्पादन में अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल दोस्तों आपका पहला नंबर पे है, दूसरा नंबर पे आ जाएगा आपका बिहार हो जाएगा। ठीक है, तो पहला नंबर पे कौन है, पहला नंबर पे आपका इंडिया में तो पश्चिम बंगाल है, दूसरा नंबर पे बिहार है। अगर हम तीसरा की बात करें तो तीसरा हो जाएगा असम, और चौथा नंबर की बात करें तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश है ना। ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये 3 4 भी आप याद रखिएगा। तो दूसरा पे आ जाएगा आपका बिहार, आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, जूट के उत्पादन में बिहार आपका दूसरे नंबर। और बिहार में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है दोस्तों, तो बिहार में सबसे ज़्यादा होता है पूर्णिया में है ना। बिहार में सबसे ज़्यादा होता है पूर्णिया में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका प्रश्न नंबर है 28 नंबर। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा सभी लोग है ना, फटाफट। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि जूट का प्रथम कारखाना कब खोला गया था, तो जूट का प्रथम कारखाना 1855 में खोला गया था है ना, जूट का प्रथम कारखाना। ठीक है, चलिए मैं ये सवाल देख लेता हूं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद से संबंधित है। देखिए, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद जो हुआ था, ये अनुच्छेद पूछ रहा है कि कौन सा अनुच्छेद संबंधित है इससे, तो आंसर हो जाएगा 262 आपका है ना, 262, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगर पूछे कि 162 में क्या है ना, 162 में क्या है, तो 162 में है आपको अंतर्राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है आपका। ठीक है, अंतर्राज्य कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है आपका 162 में। 362 में क्या है दोस्तों, 362 में है देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार है आपका 362 में आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं आपका 29 नंबर। कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। देखिए, रामकृष्ण मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रामकृष्ण मिशन, और लगभग मैं बहुत बार इसको बता चुका हूं, आपको पता होगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है 1897 में है ना। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना किए थे, 1897 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है कलकत्ता में आपका, याद रखिएगा दोस्तों है ना। देखिए, स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों एक और मठ की स्थापना किए थे, उनका नाम था वेल्लूर मठ है ना। पूछा जाता है कि वेल्लूर मठ की स्थापना किसने किए थे, बताइए तो। वेल्लूर मठ की स्थापना भी रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही किया गया था, 1887 में किया गया था दोस्तों आपको वेल्लूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा आपका। देखिए, स्वामी विवेकानंद से संबंधित 1-2 सवाल और पूछा जाता है, जैसे कि शिकागो धर्म सम्मेलन आपको पता होगा है ना। तो शिकागो जो धर्म सम्मेलन हुआ था दोस्तों, वो कब हुआ था, शिकागो है ना, शिकागो, गलती क्या लिखा रहा भाई, शिकागो है ना। तो शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था आपका 1993 में आपका है ना। और यहाँ पर आपको विवेकानंद भाग लेते भारत की तरफ से है ना। और एक और धर्म सम्मेलन होता है आपका पेरिस है ना, एक और धर्म सम्मेलन होता है पेरिस धर्म सम्मेलन होता है आपका 1900 ईस्वी में है ना। तो इसमें भी ये भाग लिए थे आपको स्वामी विवेकानंद ही भाग लिए थे। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर। 30 नंबर है कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी। देखिए, राजा राम मोहन राय प्रथम पूछा गया है ना। तो प्रथम में दोस्तों ब्रह्म समाज आपका नहीं आएगा। ठीक है, प्रथम में क्या, ब्रह्म समाज आपका नहीं आएगा। तो प्रथम में क्या आएगा, आत्मीय सभा आएगा। ठीक है, प्रथम में क्या होगा, आत्मीय सभा। और आत्मीय सभा की स्थापना होती है 1815 में है ना, 1815 में होती है। किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था आपका। और राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की भी स्थापना किया गया था, कब दोस्तों, तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था 1828 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है। और पहले किए थे 1815 में आत्मीय सभा का आपका। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि तत्वबोधनी सभा है ना, तत्वबोधनी जो सभा है आपका है ना, तत्वबोधनी जो सभा है, इसकी स्थापना किसने किया था, तो देवेंद्रनाथ टैगोर। किसने किया था, देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था तत्वबोधनी सभा की। कब किया गया था, तो 1839 ईस्वी में। ठीक है, 1839 में किया गया था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर।
31 नंबर सवाल है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित तथ्यों में कौन सा सही नहीं है। दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित तथ्य में कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं थोड़ा सा पानी वगैरह पी लेता हूँ। देखिए हम 31 की बात करें तो व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित तथ्य कौन सा नहीं है। 31 का आंसर हो जाएगा गौरी शंकर सिंह ने 4 दिसंबर 1940 को पटना में सत्याग्रह किया था। ये आपका बिल्कुल गलत है। देखिए गौरी शंकर किए थे, लेकिन ये पटना से नहीं किए थे, ये गया से किए थे। ठीक है, ये कहाँ से किए थे? गया से किए थे दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। गौरी शंकर सिंह ने 1940 में पटना से सत्याग्रह नहीं किए थे, ये गया से किए थे। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, और यही गलत हमसे पूछ रहा था आपका। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें व्यक्तिगत सत्याग्रह की, तो भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह जो प्रथम सत्याग्रही कौन थे भारत के? तो भारत के प्रथम सत्याग्रही आपको पता होगा विनोबा भावे, है ना। कौन थे? विनोबा भावे थे, कई बार पूछा गया है। विनोबा भावे थे आपके प्रथम सत्याग्रही, ये दोस्तों आपको याद रखिएगा आपका। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है आपका 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा व संभावनाएं हैं। अब भाई साहब बिहार में तो कुछ बचा नहीं, है ना। सारे जो कल कारखाने, खनिज संसाधन था दोस्तों, सारा झारखंड में चला गया। जो था वो पश्चिम बंगाल में चल गया, उड़ीसा में चल गया। अब बिहार में अब कुछ नहीं बचा है। बिहार में क्या बचा? तो बालू बचा, और बिहार में क्या बचा? तो मिट्टी बचा और खेत बचा, है ना, और कुछ नहीं है ना। यहाँ पर कुछ नहीं ज़्यादा। तेल तो तेल होगा नहीं, वन भी नहीं होगा, और बालू और कृषि, इसमें क्या होगा ये बताइएगा आपका। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों कृषि आधारित उद्योग यहाँ पर सबसे ज़्यादा है ना। बालू उद्योग भी खैर हम नहीं कह सकते हैं ना, क्योंकि बालू का तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर गलत तरीके से यहाँ पर होता है दोस्तों, है ना। लेकिन कृषि आधारित उद्योग बिहार में सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपका। आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका, है ना। कृषि आधारित उद्योग हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है आपका 33 नंबर। कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य। जी हाँ, कॉफ़ी उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो कर्नाटक में होता है, आपको पता है ना। कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है। कर्नाटक के बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो दूसरे नंबर पर हो जाएगा केरल, है ना। दूसरे नंबर पर हो जाएगा केरल। ठीक है, केरल कॉफ़ी के उत्पादन में दूसरे नंबर पर है, याद रखिएगा। तीसरे नंबर पर कौन है? तो तीसरे नंबर पर है दोस्तों आपका तमिलनाडु है आपका। ठीक है, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। अगर हम बात करें कि विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो विश्व में होता है आपका ब्राज़ील में, है ना। विश्व में कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? ब्राज़ील में होता है। और दूसरे नंबर पर कौन है दोस्तों विश्व में? तो दूसरे नंबर पर विश्व में है आपका वियतनाम, है ना। वियतनाम है आपका विश्व में दूसरे नंबर पर आपका। ठीक है, याद रखिएगा। ब्राज़ील है आपका प्रथम नंबर पर, वियतनाम हो गया आपका दूसरे नंबर पर। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो आपका कर्नाटक में जो कॉफ़ी होता है, ये कौन सा कॉफ़ी होता है ना, ये कौन सी किस्म का कॉफ़ी होता है, ये पूछा जाता है। तो अरेबिका और रोबस्टा, है ना। अरेबिका याद रखिएगा, अरेबिका और रोबस्टा, है ना, रोबस्टा। ठीक है, तो अरेबिका और रोबस्टा जो आपका ये कॉफ़ी का किस्म है, ये होता है कहाँ? तो कर्नाटक में होता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा आपका 34 नंबर की। बिहार की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? बिहार की सबसे पुरानी नहर, तो बिहार की सबसे पुरानी नहर है वो है सोन नहर। ठीक है, सोन नहर आपका सबसे पुरानी नहर है। और सोन नहर का निर्माण कब हुआ था? तो 1874 में ही हुआ था आपका सोन नहर का निर्माण आपका। ठीक है, एक होता है आपका पूर्वी सोन नहर, एक पश्चिमी सोन नहर भी है आपका, है ना। तो इसकी स्थापना होती है 1874 में होती है, याद रखिएगा। बिहार का शोक किसको कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। चलिए, और अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि बिहार का दूसरा सबसे पुराना नहर, तो दूसरा हो जाएगा आपका त्रिवेणी, है ना। ये है आपका दूसरा। ठीक है, ये है दूसरा सबसे पुराना नहर आपका त्रिवेणी। और त्रिवेणी नहर की स्थापना होती है 1904 ईस्वी में। ठीक है, 1904 ईस्वी में त्रिवेणी नहर कहाँ से निकलती है? तो त्रिवेणी नहर निकलती है आपको गंडक नदी से। ठीक है, गंडक नदी से ये त्रिवेणी नहर निकलती है। और भारत की अगर सबसे लंबी नहर पूछे तो क्या होगा दोस्तों? भारत की सबसे लंबी नहर हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी नहर, है ना। इंदिरा गांधी नहर जो है दोस्तों, ये भारत की सबसे लंबी नहर है, जो कहाँ से पानी प्राप्त करती है? तो सतलज नदी से आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 35 नंबर। 35 प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं, ये बताइए। भारतीय संविधान की दोस्तों 11वीं अनुसूची में पंचायत के लिए कितने विषय हैं? मैंने कई बार बताया हूँ कि 29 विषय है ना। अब पंचायती राज में कितने हैं? 29 है। अगर नगर पालिका में कहे तो 18 विषय है। ठीक है, नगर पालिका में कितने हैं? 18, और पंचायती में 29 विषय है। ठीक है, 18 से 11 ज़्यादा है इसमें, याद रखिएगा, है ना। 11 ज़्यादा है आपका। ठीक है, चलिए जी,
अगर बात करें दोस्तों कि इसको कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, पंचायती राज को तो 73वां और नगर पालिका को 74वां, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर। 36 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 कर दिया गया था। देखिए, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके सेवानिवृत्ति की जो आयु है उसको 60 से 62 जो किया गया था वो 15वें संविधान संशोधन, ठीक है, 15वें संशोधन के तहत इसको किया गया था। आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा यहाँ से बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 37 नंबर सवाल। 37 में यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना है दोस्तों। क्या आएगा जल्दी से बताइए, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आने वाला है। कह रहा है कि का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। तो किस का मतलब है, 37 का हो जाएगा दोस्तों आपका अपीलीय क्षेत्राधिकार, है ना। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दे पर विचार करेगा, ठीक है। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा आपका अपीलीय क्षेत्राधिकार, ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 38 नंबर। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत था, लगभग बताना है। 2011 के जो जनगणना हुआ था उसमें भारत का जो जनसंख्या था उसमें नगरीय जनसंख्या कितना प्रतिशत था, तो नगरीय जनसंख्या जो था वो मात्र कितना था दोस्तों, 31 पॉइंट, है ना, 31, मैं पूरा बता देता हूँ, 31.16% था आपका, है ना। और लगभग में हो जाएगा आपका 31%, ठीक है। तो इतना था दोस्तों आपका भारत का नगरीय जनसंख्या। अगर हम बात करें बिहार का, है ना, तो बिहार की नगरीय जनसंख्या कितनी थी दोस्तों 2011 के अनुसार, तो 11.29% आपका, है ना, 11.29% था आपका दोस्तों बिहार का, ये था आपका बिहार का नगरीय जनसंख्या आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर। 39 प्रश्न कह रहा है कि इक्वेडोर व चिम्बराओ ज्वालामुखी किस श्रेणी में आता है। देखिए, ज्वालामुखी जो होता है ना ये 3 प्रकार का होता है। एक तो आपका मृत ज्वालामुखी होता है, एक होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी और एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी। तो ये जो इक्वेडोर का चिम्बराओ ज्वालामुखी जो है दोस्तों, ये किस प्रकार का ज्वालामुखी है, तो ये हो जाएगा आपका शांत ज्वालामुखी, है ना। ये कैसा ज्वालामुखी है, ये आपका है शांत ज्वालामुखी, याद रखिएगा। देखिए, शांत ज्वालामुखी कुछ उदाहरण है जो आपको पूछा जाता है, जैसे कि देवबंद पूछा जाता है दोस्तों, देवबंद ज्वालामुखी, है ना, ये कैसा ज्वालामुखी है, शांत है। देवबंद कहाँ है, तो ये ईरान में है आपका, है ना, यहाँ से अब ज्वालामुखी नहीं निकल रहा है, याद रखिएगा। किलिमंजारो के बारे में पूछा जाता है कि किलिमंजारो ज्वालामुखी कैसा है दोस्तों, तो किलिमंजारो जो है ये भी आपका शांत है। किलिमंजारो कहाँ है, तो ये तंजानिया में है आपका, ठीक है ना, याद रखिएगा। और ये सब कभी पूछा जाता है, जैसे कि आपका है एक अस्ट्रामबोली, है ना, तो अस्ट्रामबोली जो आपका है ये आपका इटली में है और ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है बैरन द्वीप, है ना, क्या नाम है, बैरम द्वीप, ठीक है। बैरन द्वीप जो है ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में है आपका, ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाता है ना। माउंट एटना कहाँ है, तो इटली में है। कोटोपैक्सी कहाँ है, इक्वाडोर में है। क्राकाटोवा कहाँ है, इंडोनेशिया में। ये सारे सक्रिय हैं आपका, ठीक है, सक्रिय वाला बहुत पूछा जाता है। अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर। 40 है दोस्तों कि स्टैलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है। देखिए, स्टैलेक्टाइट और एक होता है स्टैलेग्माइट, है ना, स्टैलेक्टाइट और एक होता है आपका स्टैलेग्माइट। ये ज्योग्राफी का आपका टर्म है दोस्तों। और इस प्रकार का जो स्थलाकृति देखने को मिलेगा आपको, वो देखने को मिलेगा भूमिगत जल के द्वारा, है ना, भूमिगत जल के द्वारा ये आपका इस प्रकार की स्थलाकृति बनती है। ये कंदराओं में इस प्रकार की स्थलाकृति बनती है ना, कंदराओं में, ठीक है। और इस प्रकार की स्थलाकृति आपको भारत में देखने को मिलेगा, जैसे देहरादून है, रोहतास का पठार है, बस्तर जिला छत्तीसगढ़ है ना, तो इन सभी क्षेत्रों में मिलेगा आपको इस प्रकार का स्टैलेक्टाइट, है ना, यानी कि भूमिगत जल के द्वारा इस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 41 नंबर। कुछ करेंट अफेयर भी देख लिया जाए। तो प्रश्न है कि 8 मई 2023 को समरेश मजूमदार का निधन हो गया, वह कौन थे, बताइए। 8 मई 2023 को समरेश मजूमदार का निधन हो गया दोस्तों, वो कौन थे, तो ये कौन थे दोस्तों, आंसर हो जाएगा आपका ये लेखक थे आपका, है ना, ये लेखक थे और बंगाली भाषा के विख्यात साहित्यकार थे आपका। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ये हो जाएगा। वीडियो को सभी लोग एक बार प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सभी लोग जितने लोग हैं एक बार वीडियो को लाइक कर देना है। और PDF नोट्स के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर, जहाँ आपको सारे PDF नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। और मात्र कितने, तो 50% ऑफ पर, है ना, कुछ दिन का ये
ऑफर है, आप उठा सकते हैं मात्र 251 रुपये में, है ना। 50% ये ऑफ चल रहा है अभी। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 42 नंबर, वार ऑफ लंका के लेखक कौन है? बताइए, वार ऑफ लंका इसके लेखक कौन हैं? तो वार ऑफ लंका ये एक दोस्तों पुस्तक है, और इसके लेखक जो हैं वो हो जाएंगे आपके अमीश त्रिपाठी जी। कौन है? अमीश त्रिपाठी हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है आपका 43 नंबर, कह रहा है कि जनवरी 2023 में ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों का दुनिया का पहला संग्रहालय कौन से राज्य में बनाया गया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है ना। तो ताड़ के पत्तों की पांडुलिपि की दोस्तों संग्रहालय बनाया गया है, और ये दुनिया की पहला संग्रहालय है। वो किस राज्य में बना है? तो आंसर हो जाएगा आपका केरल राज्य में। ठीक है, कहाँ बना है? केरल राज्य में दोस्तों ये बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और प्राथमिक स्रोत के आधार पर दोस्तों संग्रहालय में 187 पांडुलिपियां हैं, है ना। टोटल कितने हैं? 187 पांडुलिपियां हैं। अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर, कह रहा है कि जनवरी 2023 में अमेरिका में भारतीय मूल की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है? देखिए, जनवरी 2023 में अमेरिका में दोस्तों भारतीय मूल की पहली महिला जो न्यायाधीश बनी है उनका नाम है मनप्रीत मोनिका सिंह। क्या नाम है? मनप्रीत मोनिका सिंह। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर दोस्तों। ठीक है, मनप्रीत मोनिका सिंह। अगला सवाल है आपका 45 नंबर कि 14 फरवरी 2023 को किस खिलाड़ी ने रांची में नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में खिताब जीतकर राष्ट्रीय पुरुषों की 20 किलोग्राम पैदल चाल का रिकॉर्ड तोड़ा है ना। ये क्या है? तो रांची में हुआ था आयोजन दोस्तों, और वो किस खिलाड़ी, कौन सा खिलाड़ी है जिसने नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप, है ना। वॉकिंग मतलब ये दौड़ने वाला नहीं था, पैदल वाला था, है ना। तो ये किसने जीता है? ये जीता है दोस्तों आपका अच्छदीप सिंह ने। किसने जीता है? अच्छदीप सिंह ने ये जीता है दोस्तों, याद रखिएगा। 20 किलोमीटर पैदल चाल का रिकॉर्ड तोड़ा है आपका, 20 किलोमीटर। अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर, कह रहा है कि 16 जनवरी से 14 फरवरी 2023 तक संयुक्त अभ्यास तर्कस का छठा संस्करण कहाँ हुआ था? बताइए, तर्कस का जो छठा संस्करण हुआ था वो कहाँ हुआ था? 16 जनवरी से 14 फरवरी 2023 का दोस्तों। तो ये होता है आपका चेन्नई में। कहाँ हुआ था? चेन्नई में हुआ था दोस्तों, जो आपकी चेन्नई है तमिलनाडु की राजधानी। नेक्स्ट है आपका 47 नंबर सवाल कि 2013 IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 2013 IBA महिला विश्व मुक्केबाजी जो शुरू हुआ था नई दिल्ली में हो जाएगा आपका, नई दिल्ली भारत हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर कि 15 से 30 मार्च 2023 तक सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2023 किन देशों के बीच हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2023 हुआ था दोस्तों। एक्सरसाइज बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। आंसर हो जाएगा भारत और अमेरिका के बीच हुआ था ये एक्सरसाइज आपका। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर, कह रहा है कि भारत के चुनाव आयोग ने 10 अप्रैल 2023 को किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया था? जी हाँ दोस्तों, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो मिला है वो आम आदमी पार्टी को मिल गया है। अब ये राष्ट्रीय पार्टी बन गया है दोस्तों, आम आदमी पार्टी आपका। आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में भारत में टोटल कितने, है ना, टोटल कितने राष्ट्रीय पार्टी है, ये बताइएगा आपको, है ना। आम आदमी पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तो झाड़ू है, याद रखिएगा आप, है ना। अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर कि विश्व हेमियोपैथी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। विश्व हेमियोपैथी दिवस कब मनाते हैं? प्रत्येक 10 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, प्रत्येक 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व हेमियोपैथिक दिवस, है ना। और तो ये था दोस्तों आज का सवाल। कैसा लगा आप लोग को बताइएगा इसका कमेंट करके। और इसका देखिए आंसर नहीं दिया गया, मैं आंसर इसका दे दूंगा, उसके बाद आप लोग को PDF मिलेगा, है ना जी। चलिए, तो आज इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज देखिए रात में क्लास होगी आपकी 9 बजे से, तो 9 बजे दोस्तों आपको सभी लोगों को आना है। आज होगा दोस्तों चैप्टर नंबर 5, है ना। चैप्टर नंबर 5 होगा आपका क्लास 9 का, है ना। पॉलिटी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 होगा, और उसमें बहुत सारा सवाल मैंने
तैयार किया हूँ। लगभग 70 से 80 सवाल है दोस्तों आपका चैप्टर 5 में, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 9 बजे वाली क्लास आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सभी लोग जुड़िएगा उसमें। ये हमारा व्हाट्सएप है जहां आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। मात्र 251, 50% अभी ऑफ चल रहा है दोस्तों, है ना। मात्र 251 में आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड हो जाएंगे। अब समय नहीं है तो आप आराम से देखिए, ज़्यादा तो पीछे वाला वीडियो देखना पॉसिबल नहीं है, आप देख सकते हैं, है ना, उसको फास्ट करके जैसे भी देखना हो, लेकिन आप पीडीएफ के माध्यम से पढ़ सकते हैं ना। पीडीएफ के माध्यम से अगर आप देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, एक बार रिवीजन मार लेते हैं तो काम आपका हो जाएगा। तो ये मात्र 51 में दोस्तों, 251 में है। ये फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप है 7857824310। जो लोग भी भाई बहन पे करेंगे तो इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जरूर भेज दीजिएगा, और ताकि आपको ग्रुप में जोड़ा जा सके और आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। चलिए तो आज इतना रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में रात में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और अपनी तैयारी को जारी रखिए दोस्तों। तैयारी करना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। फालतू इधर उधर दिमाग मत लगाइए, चुपचाप फॉर्म को डालिए, है ना, फॉर्म भर लीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए, है ना। अपनी तैयारी में लग जाइए, कोई नहीं काम देगा, है ना। दुनिया में कोई नहीं काम देता है दोस्तों, अपना आदमी तो काम ही नहीं देता है, दूसरा क्या काम देगा, ठीक है। एक बहुत महत्वपूर्ण ये अवसर है, इस अवसर का लाभ उठाइए, मौका का लाभ उठाइए, और फॉर्म भर के इस तैयारी में जुड़ जाइए। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं रात में 9 बजे। बाय बाय।